अच्छा, ये अंबिका योग निकेतन हैज कम विद अ बस। उनके मीरा रोड, विरार, बाइंदर के एरिया में जितने साधक हैं हमारे पास है, मुझे शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सेंस 22 योगा है, ठीक है। मेरे जो दोस्त मित्र हैं पीछे, अपर्णा जी हैं, वी आर ऑल फाउंडिंग मेंबर्स। एक लक्ष्य से, एक फ़ोन कॉल से हमारी ये कंपनी चालू हुई थी, लेकिन इस कंपनी में नॉट ओनली कमर्शियल बट ऑथेंटिक योग सिखाने का एक हम मुहिम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द अपने बारे में उसका सभी सब है। धन्यवाद शैलेश जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। माई सेल्फ संजय कुमार चौधरी, मैं श्री अंबिका योग निकेतन से आया हूँ। आज हमें ये मौका मिला, आज हमें ये एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी का जो मिला है अपने अंबिका योग निकेतन को प्रमोट करने का, उसके बारे में लोगों को बताने का। तो अंबिका योग निकेतन, श्री अंबिका योग निकेतन अगर देखें तो श्री अंबिका कुटीर से निकल करके बना हुआ एक उसका ही ब्रांच है। परम पूज्य हाठी योगी श्री निकाम गुरु जी के आदर्शों को हम फॉलो करते हैं। घंटाली मित्र मंडल ने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया अभी, और कहीं ना कहीं घंटाली मित्र मंडल भी हमारे गुरु जी से परिचित है। तो हम एक ही योग के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे के मूल्यों को, तथ्यों को जानते हैं, समझते हैं। जो चीज़ें आपने यहाँ पर मैं अभी बताई, वही चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर के जाएंगे आज इस वर्कशॉप के ज़रिए। अभी थोड़ा सा एक अरेंजमेंट यहाँ पर मैं, हम नीचे बैठने का प्लान कर रहे हैं, तो ये चेयर्स वगैरह हटाएंगे, नीचे दरी डाल करके हमारे जो जितने भी टीचर साधक आए हैं, हम नीचे बैठेंगे और साधना भी करेंगे। हमारे जो आज का टॉपिक है ब्रीदिंग अवेयरनेस, सांसों की जागरूकता, तो उसमें कुछ क्रियाएं हम करेंगे यहाँ पर, मैं प्रैक्टिकल करेंगे उसका। तो उसके लिए हम नीचे बैठ करके करने का प्लान हमने किया हुआ है। मीनवाइल जब तक हमारे पास ये अरेंजमेंट हो रहा है, मैं हमारे जो ट्रस्टीज़ यहाँ पर में आए हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर। हमारे प्रेसिडेंट श्री मोहन राउत जी ऑलरेडी है यहाँ पर। श्री बापू राणे जी स्टेज पर विराजमान हैं। श्रीमती शैलजा राणे कृपया मंच पर आइए। श्री कुंडलिक पिंगले जी आप भी मंच पर आइए। श्री नरसिंह पाटिल जी कृपया मंच पर आइए। कम गुरु जी के बारे में आप सब जानते हैं, फिर भी मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रेसिडेंट से कुछ दो शब्द हमारे परम पूज्य हठयोगी गुरु जी के बारे में तब तक कहें जब तक हम ये अरेंजमेंट कर लेते हैं, और हम फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले थोड़े से शब्द गुरु जी के बारे में। हेलो, नमस्कार सर्व उपस्थित सज्जन हो। त्यांच्याकडनं आम्ही प्रेरणा घेतलेली आहे आणि आमच्या योगाच्या प्रवासाला सुरुवात केलेली आहे। असे श्री परमपूज्य हठयोगी निकम गुरुजींबद्दल ठाणेकरांना सांगणं हे शुद्ध मूर्खपणा आहे। मी त्यांच्या चरित्राविषयी काही बोलणार नाही, सगळ्यांना माहिती आहे त्यांना। कारण ठाण्याचा हा जो पश्चिम भाग आहे, हा गुरुजींनी त्यावेळेला व्यापलेला होता। गुरुजींच्या ज्या काही गोष्टी मला एक भावलेल्या आहेत त्यांचे चरित्र वाचताना, त्याचा मी उल्लेख करेन की 1917ला जन्मलेल्या ह्या व्यक्तीने, ते सुद्धा जळगावसारख्या एका जिल्ह्यातल्या, मागासलेल्या जिल्ह्यातल्या एका छोट्या खेड्यामध्ये, ज्या वेळेला मुंबईकरांना सुद्धा योगातला यो माहिती नव्हता, त्यावेळेला गुरुजीने तरुणपणात आणि पोलीस दलामध्ये असताना सुद्धा, म्हणजे पोलीस आपल्याला सगळं, पोलिसांची ख्याती आपल्याला माहिती आहे, त्यांचं डिपार्टमेंट कसं असतं, अशा ठिकाणी राहून सुद्धा हा योगाभ्यास ते नुसते शिकलेले नाही आहेत, त्याने स्वतःला वाहून घेतलं होतं। कुंभक प्राणायाम नावाची जी गोष्ट आहे, जी इतरत्र कुठे सहसा शिकवली जात नाही, त्याने एक एक कुंभक प्राणायाम पैसे देऊन त्या काळामध्ये वेगवेगळ्या
अवलियांकडनं ते कुंभक प्राणायाम शिकून घेतलेले होते आणि ते आत्ता त्यांनी पुस्तक रूपाने आपल्यासमोर मांडलेलं आहे. त्यांचं योग मंथनसार त्या पुस्तकामध्ये प्राणायामबद्दल त्यांनी भरपूर लिहिलेलं आहे, अगदी ध्यानापर्यंत. समाधीविषयी त्यांनी काही लिहिलेलं नाही आहे विशेष, पण ध्यानापर्यंत कसं जायचं हे त्या प्राणायामपर्यंत त्यांनी तो आपल्या लोकांना आणि त्यांच्या शिष्यांना चांगला शिकवलेला आहे. आणि तो कुंभक प्राणायामचा प्रसार आणि प्रचार आमची संस्था ही मुंबई, पालघर, ठाणे विभागात सगळं आपण करतोय. तर गुरुजींबद्दल म्हणजे मला हे एवढं प्रचंड म्हणजे काय आपण काही संत परमात्मा आपण पाहिलेले नाहीत, पण गुरुजींकडे मी शिकलेलो आहे. त्रैमासिक वर्ग त्यांच्याकडे मी त्यांच्या आश्रमात जाऊन शिकलेलो आहे आणि मला ते माझं एक परम भाग्य आहे की अशा व्यक्तींचा एक 3 महिन्यापर्यंत काय ना सहवास मला लाभला होता. आणि ठाण्याचं त्यावेळचं जे स्वरूप होतं एक 30-35 वर्षापूर्वी, त्या संपूर्ण त्या परिसरात श्रीरंग सोसायटी आणि त्यांचं सगळं काही पाहिलेलं आहे. गुरुजींच्या आश्रमात हजारो लोक त्यावेळेला यायचे. आत्ता आमची संस्था किंवा इतर कुठल्याही संस्था आहेत, आम्ही टीचर्स आम्ही ठेवतो योग शिकवायला. गुरुजी त्यावेळेला त्रैमासिक वर्ग स्वतः कंडक्ट करायचे आणि दिवसभर ते रात्रीपर्यंत गुरुजी वर्ग स्वतः घ्यायचे. त्यांच्याकडे शिक्षक होते, 4 शिक्षक आम्ही ठेवतो. बघा तुम्ही असं, पण गुरुजीने किती त्यांच्याकडे योग साधनेबद्दल एक नुसती आपुलकी नव्हती, एक डेडिकेशन होतं त्यांच्याकडे आणि ते गुरुजीने अगदी अंतापर्यंत त्यांनी पार पाडलेलं आहे. गुरुजीने अगदी जवाहरलाल नेहरूंना सुद्धा शीर्षासन करताना पाहिलेलं आहे आणि कसं चुकीच्या पद्धतीने ते शीर्षासन करतात हे गुरुजीने त्यांच्या वरिष्ठांना सांगितलं. म्हणे हे आपले PM आपले हे जे शीर्षासन करतात ते काही बरोबर नाही, यांचा दुष्परिणाम त्यांना खूप भोगायला लागला. आणि झाले तसं की त्यांना त्यावेळेला म्हणजे हाय BPचा त्रास होऊन ते पंडितजी आपले कोमामध्ये गेले होते. तर गुरुजींचा हा बारीक सारीक अभ्यास त्यांच्या अनेक पुस्तकामधून आपल्याला दिसतो. तर गुरुजींविषयी माझ्या मते मला जेवढं जे भावतं ते मी तुमच्यापुढे मांडलं. धन्यवाद. फ्यू मिनट्स ऑफ अटेंशन. जो योग साधक यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम अंबिका योग निकेतन, और तहे दिल से मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ. मंच में आप देखेंगे हमारे ट्रस्टीगण हैं फ्रॉम अंबिका योग निकेतन. स्वागत करता हूँ श्री मोहन राउत, प्रेसिडेंट अंबिका योग निकेतन. तालियों से प्लीज स्वागत किया जाए. श्रीमती शैलजा राणे, ट्रेजरर. पैसे का काम है तो बगल में बैठे हैं. और श्री बापू राणे जी, श्री नरसिंह पाटिल, श्री कुंटक पिंगले और मेरे परम मित्र संजय जी चौधरी. आप देखेंगे कि कितने स्फूर्ति से, एंथुसियाज्म से पूरे लोग आए हैं और जो हमें सपोर्ट किया है, तहे दिल से सर बहुत बहुत धन्यवाद. आज जो ट्रस्ट है श्री अंबिका योग कुटीर, ये हमारे गुरुजी जो अंबिका योग कुटीर में मैंने जो योगा किया था, श्री निकम गुरुजी, इनके गाइडेंस पे चलता है. ये भी एक ऑथेंटिक योगा स्कूल है और सेल्फ इंडू योगा से मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपका काम कार्यरत और आगे बढ़ाने के लिए. तो एक प्रेयर से चालू करते हैं गुरुजी के नाम. आसन, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी. सभी लोग एक साथ एक स्वर में प्रार्थना करेंगे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानस जी। तीन बार ओंकार होगा। रेच भरी पूरक दोनों हाथों का घर्षण अपने चेहरे पर आंखों पर घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए और रिलैक्स होकर बैठिए। मैंने कहा गुड इवनिंग। एक जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। आप अगर नींद आ रही है, सो रहे हैं तो पहले जाग जाइए। हम शुरू करने जा रहे हैं, श्री अंबिका योग निकेतन शुरू करने जा रहा है आज का वर्कशॉप ब्रीदिंग अवेयरनेस। तो हम शुरुआत करेंगे प्राणाकर्षण क्रिया से। प्राणाकर्षण क्रिया कैसे करते हैं देखेंगे, समझेंगे, साथ में करेंगे भी। प्राणाकर्षण क्रिया, प्राण का आकर्षण करना। प्राण तत्व हमारे शरीर में होते हैं, आप सबको पता है। प्राण तत्व का आकर्षण करेंगे बॉडी में, हमारे शरीर में। तो उस पे जाने से पहले ब्रीदिंग अवेयरनेस, ब्रेथ, श्वास। स्पेशल क्या है इसमें? श्वास प्रश्वास हम करते ही है, सब लोग करते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक करते हैं। पहले बर्थ होता है, जन्म लेते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं और एंड तक चालू ही रहता है ना। बिना रुके हुए, बिना थके हुए, बिना किसी रुकावट के अपने आप ही लगातार चलते रहता है। कुछ स्पेशल है उसमें? नहीं ना, कुछ भी स्पेशल नहीं है। हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वी नेवर कंसंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ, राइट। लेकिन हमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हम जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है उस पर हम ध्यान नहीं देते। ये हमारे साथ श्री अंबिका योग निकेतन के त्रैमासिक वर्ग में भी होता है। हम फ्री में सिखाते हैं, निःशुल्क देते हैं, तो हमें उस पर हमारे पास ज़्यादा साधक नहीं आते क्योंकि वो फ्री में है ना, उसका वैल्यू नहीं होता। वैसे ही ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद है, हमें फ्री में मिलता है, तो हमें
उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, लेकिन हमें उस पर श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है हमारे लाइफ स्पैन से, हम किस तरह श्वास प्रश्वास करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा मन किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है हमारे श्वास प्रश्वास पर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर पे, हमारे लाइफ स्पैन पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे, राइट। तो श्वास प्रश्वास पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राणाकर्षण क्रिया जैसे मैंने बताया, तो प्राण का आकर्षण, प्राण तत्व को अपने शरीर में लेना। श्वास तो सब लेते हैं, हम कभी रोक भी नहीं सकते श्वास को। हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, लेकिन विधाता ने हमें उसको अल्टर करने का थोड़ा सा मौका दिया है। हम उसको थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं उसके पैटर्न को। तो वही करके हम उसको, यानी अपने श्वास प्रश्वास के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वो देखेंगे इस ब्रीदिंग अवेयरनेस इस वर्कशॉप में। और प्राणाकर्षण क्रिया कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो प्राणाकर्षण क्रिया में बेसिकली वी ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ। जो हम नहीं करते हैं वो करेंगे, हम अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अवेयरनेस हम अपने ब्रेथ के ऊपर लेकर के जाएंगे, राइट। वैसे ही फिर डीप ब्रेथ करेंगे, थोड़ा सा उसमें आगे जा करके डीप ब्रेथ करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे ब्रेथ के ऊपर, एब्डोमिनल ब्रेथ करेंगे, फिर थोरासिक ब्रेथ करेंगे, माइंडफुलनेस ब्रेथ करेंगे। यानी श्वास प्रश्वास ही करेंगे, उसके पैटर्न को थोड़ा सा बदलेंगे, है ना। इससे क्या होगा? प्राणाकर्षण क्रिया से बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। क्या फ़ायदे मिलते हैं? तो हमारा जो श्वास प्रश्वास की गति है वो कम होने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है, हमारा चित्त स्थिर होता है, श्वास प्रश्वास की गति कम होती है। अब श्वास प्रश्वास की गति कम होती है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? श्वास प्रश्वास की गति कम होने से क्या फ़ायदे होंगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। डू यू नो हाउ मेनी ब्रेथ वी हैव इन अ मिनट? अ ह्यूमन बीइंग 17-18 श्वास प्रश्वास हम करते हैं नॉर्मली। और कितने साल जीते हैं? 80 साल, 100 साल पकड़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल एवरेज लाइफ होता है। एक रैबिट, एक खरगोश कितना श्वास प्रश्वास करता है? 35-36 श्वास प्रश्वास करता है और 5-7 साल तक जीता है, राइट। वैसे ही एक टर्टल, कछुआ, वो हार्डली एक आधा ब्रेथ 1 मिनट में लेता है और उसकी आयु मर्यादा कितनी होती है? 300-400 साल। ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन बीइंग 17-18 श्वास प्रश्वास 100 साल, रैबिट 35-36 श्वास प्रश्वास 5 से 7 साल, और टर्टल एक आधा श्वास प्रश्वास 300-400 साल। व्हाट इट शोज? क्या दिखाता है? इट शोज द वन हु हैव लेस ब्रेथ रेट, देयर लाइफ स्पैन इज मोर, राइट। तो और यही हम करते हैं, यही यहाँ पर में करने की कोशिश करेंगे। हम अपने ब्रेथ को स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे। तभी तो स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा हठ प्रदीपिका में, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थानु तो आपनोति ततो वायु निरोधे। इट मीन्स व्हेन प्राणा मूव्स चित्ता मूव्स। हमारा जब श्वास प्रश्वास तेज रहता है, हमारा चित्त भी, हमारा मन भी बहुत तेज गति से चलता है। एंड व्हेन इट बिकम्स स्टेडी, आवर माइंड बिकम्स स्टेडी, राइट। तो डायरेक्टली हमारे मन से, हमारे चित्त से इसका संबंध है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधन। तो योग चित्त वृत्ति निरोध कैसे करेंगे? श्वास प्रश्वास पे पहला कंट्रोल करेंगे। या कई बार आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि योग यानी मन और शरीर को जोड़ना। तो मन और शरीर को कौन जोड़ता है? कैसे जोड़ता है? ब्रेथ। ये काम आता है, ब्रेथ के जरिए हम अपने शरीर को हमारे मन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं प्राणाकर्षण क्रिया की तरफ। आइए सभी लोग वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं। वज्रासन जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहे हैं, सुनीता जी और दीपाली जी, आप इस तरह से बैठिए अगर बैठ सकते हैं। दोनों घुटने सामने जुड़े हुए रहेंगे, शरीर सीधा, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, हैंड्स बाएं हाथ में दाहिना हाथ रखिए और फोकस करिए अपने ही ब्रेथ पे, विदाउट फोर्सिंग, विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग। जस्ट वॉच योर ब्रेथ, योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता रहने दीजिए। अगर आप वज्रासन नहीं बैठ सकते तो किसी भी पर्टिकुलर आसन में बैठ सकते हैं। चेयर पे जो लोग बैठे हैं बैक को स्ट्रेट कर लीजिए और फोकस करिए अपने ही श्वास प्रश्वास पर। Cold air enters in your body. It goes through the nostrils,
throat, spinal cord, going down, down, up to the base of your spine, Mooladhara chakra. Then exhalation, it goes out. रीढ़ की हड्डी से होते हुए बाहर जा रही है, ऊपर की तरफ जाते हुए थ्रोट से होते हुए, नोस्ट्रिल से होते हुए नासिका मार्ग से बाहर निकल रहा है। वातावरण में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में एंटर कर रही है। आपकी सारी व्याधियाँ, आपके सारे दुर्गुण, सारे बुरे विचार, सभी कुछ बाहर निकल रहे हैं जब आप प्रश्वास करते हैं। बने रहिए इस श्वास प्रश्वास पर। धीरे से डीप ब्रीदिंग की तरफ चलेंगे। आप लंबा गहरा श्वास भरिए। इनहेल डीपली, टेक योर ओन टाइम, डू नॉट डू इट इन हरी, वेरी स्लोली, एंड एक्सेल स्लोली। जब आप श्वास भरते हैं पूरा श्वास लीजिए, 100% इनहेलेशन। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। जनरली हम 50% भी अपने लंग्स की कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं करते। इन डीप ब्रीदिंग वी टेक 100% इनहेलेशन। जारी रखिए। मूविंग फॉरवर्ड, विल गो फॉर एब्डोमिनल ब्रेथ। अब जो श्वास भरेंगे तो पेट में श्वास भरिए। इनहेल डीपली, एक्सपैंड योर स्टमक। पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैनक्रियास, किडनीज, इंटेस्टाइन, ये सब को एक्सरसाइज मिल रहा है। एक्सपैंड योर स्टमक and exhale slowly, contract your muscles of stomach. Next we'll move for the thoracic breath. शोल्डर के पास के जो हड्डियां हैं उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा करके भरिए श्वास पूरा। चेस्ट में श्वास भरिए। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। टोटल अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। बाह्य वातावरण विचारों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने ही श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए। नेक्स्ट विल हैव माइंडफुलनेस ब्रेथ। इनहेल एंड इमेजिन यू आर फिलिंग द ब्रेथ इन योर माइंड, इन योर मस्तिष्क, ब्रेन। वहाँ पे जितने भी ग्लैंड्स हैं, नर्व्स हैं, उन सबको एक्सरसाइज मिल रहा है, ऐसी कल्पना करिए। और जारी रखिए बिना रुके हुए श्वास प्रश्वास। श्वास भरना है, छोड़ देना है। डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ। रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर एल्बोज। एज यू एक्सेल दिस टाइम, रिलैक्स इवन मोर इनटू इट। अपने शरीर को और थोड़ा सा ढीला होने दीजिए श्वास के साथ। टेक वन मोर डीप ब्रेथ। इनहेल डीपली। As you exhale this time, relax completely. Total relaxation. Even you relax your spinal cord, relax your whole body. Gently open your eyes. Come out from the Vajrasana and relax. Relax, relax. So that is all in Pranakarshan Kriya. Let's move further. In this workshop we'll have next very important Kriya, Kapalabhati. नाम तो सुना ही होगा। कपाल भाती लेकर के आ रही है श्रीमती श्वेता कामटेकर और उनकी टीम। प्लीज वेलकम। आदरणीय परम पूज्य हठयोगी गुरु जी के पवित्र स्मृति को प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा जो विषय है वो है कपालभाति। कपालभाति, क्योंकि इस बढ़े हुए प्रदूषण की दुनिया में कपालभाति एक संजीवनी का काम करती है। एक ऐसी संजीवनी जिससे हमारी श्वास प्रश्वास से हमारा जीवन है, उस पूरी श्वसन यंत्रणा को नियंत्रित करने का, निरोगी करने का काम कपालभाति करती है। भस्रावलोहकारस्य रेच पूरो ससंभ्रम कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषण। यानी लोहे के भत्ते से जैसे जलद गति से श्वास प्रश्वास लेना, इसी को कपालभाति कहा गया है। भाति यानी शुद्धि, कपाल यानी हमारा भाल प्रदेश, उसकी सब हमारे मस्तिष्क की सब नस नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है और कफ का क्षालन हो जाता है। कपालभाति एक षटकर्म है। जैसे हमने
बस्ती, धोती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये 6 प्रकार के षट कर्म हैं। उसमें से कपालभाति एक षट कर्म है, क्योंकि शरीरांतर्गत जो स्वच्छता करने की, साफ सफाई करने का काम है वो कपालभाति करती है। ये कपालभाति के 3 प्रकार है, शारीरिक कपालभाति, आध्यात्मिक कपालभाति और अनुलोम विलोम कपालभाति। यहाँ पे हम शारीरिक कपालभाति और आध्यात्मिक कपालभाति क्या है वो यहाँ पे हम जानेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। शारीरिक कपालभाति कैसे की जाती है, पहले हम पद्मासन डालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 डेमोस्ट्रेटर बैठे हैं, मानसी और पाटिल सर। यहाँ पे पद्मासन डाला हुआ है। पद्मासन डालना बहुत ज़रूरी है कपालभाति में, क्योंकि जब हम पद्मासन डालते हैं तो हमारे पैरों का जो प्रेशर है, एड़ियों का जो प्रेशर है हमारे पैरों के ऊपर आ जाता है, और इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड संचालन हमारे पेड़ू स्थान के यहाँ पे चला जाता है। उससे 72,000 जो नस नाड़ियाँ हमारे पेड़ू स्थान में है उसकी शुद्धि हो जाती है। तो कपालभाति करने से पहले पद्मासन डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम एक नासिका की कपालभाति करेंगे, ठीक है। चलिए, कपालभाति के लिए पोजीशन लेनी है। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। एक नासिका की कपालभाति करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले जानिए, रेचक यानी सांसों को छोड़ना और पूरक यानी सांसों को भरना। कपालभाति शुरू करते हैं। रेचक, आधा पूरक, लेफ्ट नासिका बंद, अपने अंगूठे से लेफ्ट नासिका बंद कीजिए। कपालभाति स्टार्ट। रेचक पूरक, रेचक पूरक। ये सौम्य कपालभाति सभी प्रकार के साधक कर सकते हैं। रेचक पूरक। इस कपालभाति में हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक ऐसे लगा सकते हैं। ये सौम्य कपालभाति है। स्टॉप। यहाँ पे रेचक करके हाथ नीचे की तरफ लेके आना है। रुकना है यहाँ पे बाह्य कुंभक में, सांसों को भरना नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद भरिए, पूरक पूरा पूरक भरना है, सीना भर के पूरक भरना है और रुकना है वहाँ पे आंतर कुंभक में। 2-3 सेकंड रुकने के बाद धीरे से लंबा रेचक करेंगे। तेल की धार की मापिक रेचक। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। सेम क्रिया हम दूसरी नासिका से करेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड। रेचक, आधा पूरक, राइट नॉस्ट्रल बंद। कपालभाति स्टार्ट। कपालभाति हमारी पूरी श्वसन नलिका है, श्वास नलिका, पूरी श्वास नलिका और अन्य नलिका की शुद्धि करती है। सर्दी, कफ और साइनस के विकार जो है उसको दूर करती है। कफ का शालन करने वाली ये क्रिया बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। स्टॉप। रेचक करके अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके आना है। रुकना है यहाँ पे बाह्य कुंभक में। भरिए, पूरक पूरा पूरक भरना है, सीना भर के पूरक यहाँ पे भरना है और रुकना है आंतर कुंभक में। और धीरे से लंबा रेचक करना है। तेल की धार की माफिक रेचक होना चाहिए। जितना लंबा रेचक उतना कपालभाति का फायदा आप सभी को होता है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। यहाँ पे अभी हम 2 नासिका की कपालभाति करेंगे। ऐसे हम लोग 54 स्ट्रोक एक नासिका की कपालभाति के 3 राउंड कर सकते हैं। और अभी हम 2 नासिका की जो कपालभाति है वो 108 की कपालभाति, इसके भी 3 राउंड रोजाना कर सकते हैं। यहाँ पे हम कपालभाति देखेंगे। सावधान। जहाँ पे चंद्र और सूर्य नाड़ी में से जो नासिका कम चल रही है उसे हमें चिमटी में उठाना है इस कपालभाति में। रेचक, आधा पूरक, कपालभाति स्टार्ट। जो नासिका बंद है उसे हमें चिमटी में उठाना है। कपालभाति से पूरी तरह हमारे जो वायु कोश है वो ओपन हो जाते हैं, प्राण शक्ति का वहन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन की क्षमता बढ़ जाती है।
बहुत सारे अनगिनत फायदे इस कपालभाति के हैं। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे मन और चित्त को शांत करने वाली हृदयग्रस्त लोगों के लिए तो कपालभाति एक वरदान के समान है। पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधारने का, नियंत्रित करने का काम कपालभाति करती है। स्टॉप, रेचक करके हाथ नीचे की तरफ लेके आइए, रुकिए यहाँ पे, बाह्य कुंभक में रुकना है थोड़ी देर। भरिए पूरक, सीना भर के पूरक भरना है, रुकना है अंतर कुंभक में और धीरे से लंबा रेचक करना है। धीरे से लंबा रेचक करेंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। देखिए यहाँ पे गुरुजी ने ये और भी एक अच्छा वेरिएशन दिया है साइड कपालभाति का। साइड कपालभाति के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये साइड कपालभाति कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। कपालभाति की पोजीशन देख लीजिए। हमें पहले लेफ्ट साइड में हमारी गर्दन को मोड़ना है। लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ जाएगा और राइट हैंड हमारे लेफ्ट घुटनों के यहाँ पे, गर्दन को लेफ्ट साइड में लेके जाना है। कंधों के तरफ, कंधे भी थोड़े पीछे होने चाहिए लेफ्ट साइड में। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। रेचक, आधा पूरक, कपालभाति स्टार्ट। रेचक, पूरक, रेचक। कपालभाति के स्ट्रोक देख रहे हैं आप सभी कैसे हो रहे हैं। स्टॉप, रेचक करके रुकना है। भरिए पूरक, पूरक भर के रेचक करके सामने की तरफ आना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास दूसरी साइड से करेंगे। पोजीशन ले लीजिए दूसरी साइड की भी सेम। गर्दन राइट साइड में अभी आ जाएगी और कंधे हमारे पीछे की तरफ जाएंगे। राइट की तरफ गर्दन, राइट की तरफ। कपालभाति के लिए तैयार। रेचक, आधा पूरक, कपालभाति स्टार्ट। रेचक, पूरक, रेचक। जब हम साइड की कपालभाति करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है, हमारे लेफ्ट और राइट दोनों भी जो लंग्स है वो उसकी मजबूती हो जाती है, कार्यक्षम बन जाता है, प्राण वायु का वहन हो जाता है, अच्छे तरीके से जो वायु कोश है वो ओपन हो जाते हैं। स्टॉप, रेचक करके रुकना है यहाँ पे, बाह्य कुंभक में रुकना है। थोड़ी देर रुकने के बाद भरिए पूरक, पूरा पूरक भरेंगे। और रेचक करके सामने की तरफ आना है। तो ये होगी हमारी शारीरिक कपालभाति। अभी हम आध्यात्मिक कपालभाति क्या है, पहले क्या है वो देख लीजिए। आध्यात्मिक कपालभाति यानी हमें प्रश्वास जो है वो बाहर निकालना है और हमारा पूरक यहाँ पे स्वाभाविक तरीके से होगा। जब हम प्रश्वास करते हैं तभी क्या होता है, हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है, उस मोमबत्ती को अगर आप फूंक मारते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, आपका पेट अंदर चला जाता है। तो यही क्रिया हमें नाक से करनी है, यानी नाक से हमें प्रश्वास करना है, उसी समय पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कपालभाति यहाँ पे हम करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठना है, इस तरह पद्मासन में ही रहना है। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद रखनी है क्योंकि ये आध्यात्मिक कपालभाति है। रेचक, आधा पूरक, कपालभाति स्टार्ट। जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, गर्भवती महिला है, मासिक धर्म है, हर्निया है, तो ये लोग ये आध्यात्मिक कपालभाति नहीं कर सकते। इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हपके लग रहे हैं पेड़ुस्थान के ऊपर, तो क्या होता है, प्रश्वास जो हम कर रहे हैं उसके कारण उष्णता बढ़ जाती है और उष्णता बढ़ने से क्या होता है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और जो टॉक्सिन्स है बाहर की तरफ निकलने का काम करते हैं। और हमारे जो लीवर है, पैनक्रिया है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, सभी यहाँ पे मसाज हो जाता है। पंपिंग होने से हृदय की तरफ रक्त का संचारण हो जाता है। स्टॉप। यहाँ पे एक केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त होती है।
केवल कुंभक। केवल कुंभक यानी यहाँ पे एक ठहराव आ जाता है सांसों का, ना यहाँ पे हम सांस ले सकते हैं ना सांस छोड़ सकते हैं, बिल्कुल एक ठहराव। और जब भी हमें सांस भरने की ज़रूरत पड़ती है तब हम सांस भरते हैं। सांस भरना है यहाँ पे और धीरे से रेचक करना है, लंबा रेचक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। देखिए, इस कपालभाति में हमारे खून की कमी जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की क्षमता तो बढ़ती है। पेड़ स्थान पर हपके लगने से फैटी लीवर की समस्या है वो दूर होती है। स्त्रियों के लिए तो ये कपालभाति एक वरदान के समान है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो दूर हो जाते हैं। प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स, पुरुषों के प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स, और जो विटामिन की कमतरता है जैसे विटामिन डी है, B12 है और कैल्शियम, आयरन की कमतरता, इस कपालभाति से दूर होते हैं। तो है कि नहीं ये कपालभाति संजीवनी, इसलिए कपालभाति को संजीवनी कहा गया है। तो यहाँ पे हमारी दोनों कपालभाति जो है वो समाप्त होती है। आगे के जो हमारा स्पीकर है, आगे के हमारे स्पीकर हमारे सर है भूपेंद्र सर शाह, और बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे भी, उज्जयी और उज्जयी प्राणायाम। तो इसी के लिए सभी आप उनका स्वागत करेंगे, क्लैपिंग करेंगे इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। पूज्य हठ योगी निकम गुरु जी की पवित्र स्मृति को वंदन। उपस्थित सभी गुरुजन और साधकों को प्रणाम। जैसे कि आज का हमारा जो वर्कशॉप है वो ब्रीदिंग अवेयरनेस, ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में है, तो उसी में हम और आगे बढ़ते हुए हम आज का जो हमारा विषय है वो है उज्जयी का विषय। उज्जयी में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गले में घर्षण युक्त हमको गले में घर्षण करना है और नासिका से हमको दीर्घ रेचक और पूरक करना है। तो गले में घर्षण रहेगा, नासिका से हमारा रेचक पूरक रहेगा। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि हमारा जो रेचक पूरक रहेगा वो घर्षण युक्त रहेगा, और रेचक और पूरक दोनों के टाइम हमारा घर्षण गले में रहेगा। जैसे कि उज्जयी की जो हमारी ये क्रिया है वो गले में घर्षण होने से होती है, तो इससे संबंधित गले के कुछ विकार जो है या हमारे फेफड़े के रिलेटेड कुछ व्याधियाँ हैं उसको हम लोग इससे नियंत्रण में ला सकते हैं, या उसको फ्यूचर में होने की संभावना कम कर सकते हैं। तो उज्जयी के आज हम लोग जो प्रकार देखेंगे वो 3 ही प्रकार यहाँ पे देखेंगे। उज्जयी के थोड़े ज़्यादा प्रकार है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नॉर्मली अभी हम 3 ही प्रकार देखेंगे। बैठने की पोजीशन हमारी वही रहेगी, पद्मासन रहेगा। जिनको पद्मासन नहीं हो रहा है वो अर्ध पद्मासन, मांडी डाल के या फिर सुखासन में आप आराम से इसको बैठ के कर सकते हैं। हम लोग साधना जब करते हैं तो आंखें बंद रहती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नए साधक है, जो यहाँ पे नए हैं, जिनको ये क्रिया देखनी है तो देख के वो कीजिए। आंखें अपनी बंद मत कीजिए कि आपको क्रिया समझ में ना आए। आप आपकी आंखें खुली रख के इसको देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला जो है उज्जयी का प्रकार पहला, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाभि से लेकर कंठ तक हमारा पूरक रहेगा और कंठ से लेकर नाभि तक हमारा रेचक रहेगा। तो रेचक और पूरक दीर्घ रहेगा। तो सभी लोग जो पद्मासन में आ सकते हो पद्मासन में आइए। जिनको अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो बैठ के कुर्सी पे बैठे हैं तो उनको कुर्सी पे बैठ के करना है तो ये क्रिया कर सकते हैं। सावधान, रेचक बरो घर्षण पूरक, रेचक चालू रखेंगे। रेचक करके रोक सकेंगे। यहाँ पे हमने गले में घर्षण किया हुआ है तो हो सकता है कि हमें गले में खराश आ सकती है, तो हम गला साफ कर लेंगे। खांसी आना ये क्रिया में स्वाभाविक है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। खांसी आएगी तो हमारी ये क्रिया अच्छी तरीके से हो रही है, उसके ये बेनिफिट्स है। इसी में हम लोग आगे चलेंगे। प्रकार दूसरा जो है मध्य उज्जयी।
हाथों की थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाथ हमारे कमर के ऊपर आ जाएंगे, पसलियों के ऊपर, 4 उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ, कूनियाँ थोड़ी पीछे की तरफ जाएगी और आपका सीना आगे की तरफ। जैसे कि ब्रीदिंग अवेयरनेस का ये वर्कशॉप है, हम लोग ब्रीदिंग के ऊपर ही फोकस करें, तो यहाँ पे हमारा ब्रीदिंग जो है वो सीने से लेकर कंठ तक रहेगा। पहले हमने नाभि से किया हुआ था, अभी सीने से लेकर कंठ तक रहना है, तो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाएगी। पहले में दीर्घ था, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन घर्षण हमारा गले में बरकरार रहेगा। करेंगे एक बार हम, सावधान, रेचक, घर्षण चालू रखेंगे। ये क्रिया हम लोग जब करते हैं तो गले में घर्षण होता है, तो गले की बहुत सारी व्याधियाँ को हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं। फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है। सबसे खास बात, दम, अस्थमा जैसे जटिल बीमारियां हैं उसको हम लोग इससे नियंत्रण में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। और आज के ज़माने में जो कॉमन डिजीज़ है कोलेस्ट्रॉल, उसके ऊपर ये रामबाण इलाज है कि उसको काफ़ी हद तक इस क्रिया करने से हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। रेचक कर रुकेंगे। ये तीनों प्रकार में हमको फायदे उसी के मिलेंगे जो मैंने अभी बताए। अभी प्रकार तीसरा कर लेंगे, ऊर्ध्व उज्जयी। हाथों की पोजीशन थोड़ी इस तरह रहेगी, हाथों को आगे बांध लेना है, ऊपर लेना है, उतना ही ऊपर लेना है कि हमारे सर के अंदर ऊपर आ सके। हमें सर को कहीं पे एडजस्ट नहीं करना है, सर वहीं पे रहेगा, हाथों सिर्फ ऊपर आना है। ठीक है। प्रकार तीसरे में हम लोग मनिमल कल्पना करेंगे कि हमारे कंठ से लेकर सर तक हम लोग पूरक कर रहे हैं और सर से लेकर कंठ तक वापस हम लोग रेचक कर रहे हैं। फिर से एक बार ये क्रिया करेंगे उज्जयी की। तीसरा प्रकार ऊर्ध्व उज्जयी। सावधान, रेचक, भरो घर्षण युक्त पूरक। यहाँ पे हाथों को ऊपर आना और पूरक समांतर रहेगा। ऊपर आने के बाद में हल्का सा हाथ ऊपर लीजिए, नीचे लाइए और दीर्घ रेचक। फिर से एक बार, और एक बार, ठीक है। रेचक कर रुकेंगे। विश्राम। आसन आप लोग भी छोड़ सकते हैं, गले को साफ कर सकते हैं। गले की हमारी ये एक्सरसाइज थी और ब्रीदिंग में भी हमारी जो अवेयरनेस है वो इससे आती है। धन्यवाद। विशाल मोहिरे और मीरामल जोगन जी हमारे डेमोन्स्ट्रेटर थे। जैसे कि हम लोग अभी तक जो देख रहे थे वो अंबिका योग निकेतन में हम लोग इसको शुद्धि क्रिया के हिसाब से इसको बताते हैं। अंबिका योग निकेतन का जो सिलेबस क्यूरिकुलम है वो अष्टांग योग से रिलेटेड है, जिसमें प्राणायाम चौथा अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम लोग आज अष्टांग योग में चौथा अंग प्राणायाम की एक झलक देखेंगे। आपको इसको ये नहीं करना है। नॉर्मली अष्ट प्राणायाम रहते हैं, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। उसी में से आज हम लोग देखेंगे उज्जयी प्राणायाम। पहले जो हमने डिफरेंस बता देता हूँ, पहले जो हमने अभी जो किया हुआ है वो उज्जयी क्रिया थी। अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं वो उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की बहुत सारी प्राणायाम जो हम लोग करते हैं तो बहुत कठिन रहता है, तो आप पहले दिन में ही उसको प्राणायाम को आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपकी शरीर की पात्रता चाहिए, उसके लिए आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो अंबिका योग निकेतन में सबसे पहले हम लोग 6 महीना 9 महीना साधक को पहले शुद्धि क्रिया की, जैसे कि कपालभाति देखा, प्राणाकर्षण क्रिया देखा, उज्जयी देखा, पीछे भी 2-3 क्रिया आप देखेंगे। वो सब की प्रैक्टिस 6 महीना 9 महीने होने के बाद में आपकी पात्रता होती है प्राणायाम के लिए। तो तुरंत ही हम लोग प्राणायाम के ऊपर नहीं जाते हैं।
प्राणायाम में दूसरी एक महत्व की बात है, बहुत लिमिटेड संस्था कुंभक प्राणायाम के बारे में जानकारी देती है। तो कुंभक प्राणायाम जैसे कि आगे मैम ने बताया कि श्वास प्रश्वास को रोके रखना, तो ये सृष्टि के थोड़ा विरुद्ध है। नॉर्मली हमारा श्वास प्रश्वास चालू रहता है, लेकिन कुंभक प्राणायाम में हम जानबूझकर उसको रोकते हैं और उसी से उसका हम शरीर में फ़ायदा लेते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए उसको उपयोग में लेते हैं। तो कुंभक प्राणायाम बहुत कठिन है, बहुत कम संस्था ये दिखाती है। तो हमारी संस्था ये इस प्राणायाम को बहुत ही केयरफुली सिखाती है। उसके जो शिक्षक भी रहते हैं वो अच्छी तरीके से साधक को ये सिखाते हैं। दूसरी एक बात यहाँ पे, जो भी प्राणायाम हम लोग करते हैं उसका एक अनुपात रहता है, यानी वो पूरक, रेचक और पूरक रहेगा, कुंभक रहेगा और रेचक रहेगा, ये तीन उसके प्रपोर्शन रहते हैं। तो पूरक का अगर प्रपोर्शन 1 है तो कुंभक का प्रपोर्शन 4 रहेगा, रेचक का प्रपोर्शन 2 रहता है। यहाँ पे और एक्चुअली प्राणायाम में इतनी सारी बातें हैं ना कि मैं जितनी भी अभी बताऊंगा ना मुझे कम लगेगी। यहाँ पे हम लोग सूर्य और चंद्र नाड़ी से ये करने वाले हैं, यानी कि हमारी जो राइट नोजिल है वो सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट नोजिल जो है वो चंद्र नाड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग को बस उच्चई प्राणायाम करते हुए सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ी का इस्तेमाल करते हुए इस प्राणायाम को करना है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इसकी आप लोग को एक झलक दिखाएंगे, किसी को ये नहीं करना है, फिलहाल सिर्फ हम ये प्राणायाम है वो देखेंगे। यहाँ पे पहले ही मैं बता दूँ, मोहन भाई हमारे जो यहाँ पे डेमो दिखा रहे हैं वो 36 का कुंभक लेंगे, यानी 36 सेकंड तक वो श्वास रोके रखेंगे और उसकी जो टेक्निक है वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है मोहन? पद्मासन में बैठना है, मूलबंध हमको लगाना है, गुदद्वार को खींच के ऊपर की तरफ उठाए रखना, उसे मूलबंध कहते हैं। और यहाँ पे हमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है जालंधर बंध। कंठ को थोड़ा आकुंचित करके हमारी हनवटी को कंठ स्थान पे दबा के रखना, उसको हम लोग जालंधर बंध कहते हैं। इस चीज़ का यहाँ पे इस प्राणायाम में ज़रूरत रहेगी। सावधान, रेचक, बरोज्जय का पूरक, बल लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। बंद निकाल देंगे। सूर्य नाड़ी बंद, चंद्र से रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे उनका दोनों नासिका से रेचक जारी है। 23 24 25 26 27 28 29 30। एक दीर्घ पूरक लेंगे, एक दीर्घ रेचक। धन्यवाद। उन्होंने जो पूरक भरा हुआ था उसके बाद उन्होंने 36 सेकंड तक श्वास रोके रखा था और एक नोजल से यानी कि सूर्य बंद कर चंद्र से उन्होंने 18 का रेचक किया हुआ था और फिर उन्होंने बाकी का रेचक दोनों नासिका से चालू रखा था। मोहन भाई की कैपेसिटी 36 की नहीं है, वो 48 के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी की वजह से हमने ये ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है। तो ये थी हमारे कुंभक प्राणायाम की एक हल्की सी झलक। इसके आगे और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो है ओमकार का, जिसके बारे में आपको बताएंगे साइली चांपानेकर और उनकी टीम। अब तक की जो क्रियाएं हैं वो श्वास प्रश्वास से रिलेटेड सभी क्रियाएं हैं।
अभी आपको सर ने बताया प्राणायाम के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है, यानी श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। तो श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल करने की और एक प्रक्रिया है, उसका नाम है ओंकार, ओंकार साधना। विश्व निर्माण की प्रक्रिया में जो पहला नाद उत्पन्न हुआ उसे ओंकार कहा जाता है। उसमें स्थित 3.5 मात्राएं अ, उ, म और अनुनासिक जो स्वर है उसको मिला के ये पूरा ओंकार बनता है। उसे नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। अलग अलग जाति धर्मों में उसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। आमीन कहते हैं, आमेन कहते हैं, एमेन कहते हैं, लेकिन हर एक का अर्थ यही है कि जो भी परब्रह्म तत्व है उसका बोध कराने वाला शब्द यानी ओंकार। ओंकार का जो स्वर है वो अ, उ, म के स्वर से जो एकत्रित मिलके चलता है, वहाँ पे जो भी स्वर, जो भी शब्द हम उच्चारण करते हैं उसे अलग अलग जगह से निर्माण किया जाता है। यानी जैसे अ का स्वर अगर उच्चारण करते हैं तो वो नाभि स्थान से रहता है, उ का उच्चारण हृदय स्थान से और म का उच्चारण मस्तिष्क में घुमाते रहना है। अ का उच्चारण करने से नाभि संस्था से यानी पेट की पाचन संस्था से रिलेटेड सभी जो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उ का उच्चारण हृदय स्थान में करने से भाव भावना से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स है वो अच्छे से स्रवित हो जाते हैं, यानी भाव भावनाओं पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। और म का उच्चारण मस्तिष्क में करने से ब्रेन से रिलेटेड यानी सत विवेक बुद्धि जागृत करने का ये काम करते हैं। तो ऐसा ये ओंकार आज हम उच्चारण करने वाले हैं। वेद और उपनिषदों में जितनी भी व्याहृतियाँ हैं और श्रुतियाँ हैं उनको मंत्र रूप देने के लिए उसके आगे ओम लगाया जाता है, ओम का उच्चारण करते हैं, तभी मनोवांछित फल प्राप्ति मिलती है। और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ही हम लोग सभी क्रियाएं करते हैं। किसी को शारीरिक प्राप्ति चाहिए, किसी को मानसिक स्वस्थता चाहिए, तो ये जो हमारे संस्था में जो भी योग सिखाया जाता है उससे आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ऐहिक सभी तरह की आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा करने का, उन व्याधियों को दूर करने का काम सभी क्रियाएं करते हैं। तो ओंकार का उच्चारण है जो वो सभी जाति, धर्म, पंथ से वो एक परे है और सभी लोग ये कर सकते हैं। आज हम लोग ओंकार का उच्चारण सभी लोग एक सुर में करेंगे। यहाँ पे ओंकार का उच्चारण करने के लिए पद्मासन या सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है, लेकिन अगर किसी साधक को दिक्कत है तो वो अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के भी ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। तो मैं मोहन राव सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आ जाए। अब तो यहाँ पे हमारे 2 डेमोन्स्ट्रेटर हैं। आपको ओंकारण का उच्चारण इनको देख के आपको भी करना है, एक दूसरे के स्वर में स्वर मिला के ये हमें उच्चारण करना है। पद्मासन में बैठ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे करना है वो पहले सुन लेंगे कि यहाँ पे अभी हमने जो देखा उज्जयी क्रिया देखी, वैसे उज्जयी का हल्का सा सौम्य पूरक भरना है और रेचक यानी श्वास छोड़ते समय हमें ओम का उच्चारण करना है। 3 ओंकार होंगे, फिर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमें ध्यान करना है और फिर बाद में 2 ओंकार का उच्चारण फिर से होगा। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने आसन में आ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी में करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। देखिए जैसे जैसे आँखों पर तनाव है, मन में विचार शुरू है, तो आँखों पे वो तनाव अपने आप आ जाता है। तो आँखों को सजगता से देखेंगे, वहाँ पे तनाव है तो निकाल दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे। दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास करेंगे। 2-3 नॉर्मल श्वास प्रश्वास होने के बाद भरिए उज्जयी का पूरक ओंकार शुरू।
भरिए पूरक। शांत शांत शांत। आंखें बंद ही रहेंगी। जो भी ओंकार नाद हमने अभी किया उसे मन ही मन सुनने का प्रयास करेंगे। उससे जो भी कंपन पैदा हो रहे हैं, हमारे पूरे शरीर की संस्थाएं हैं, उसको अच्छे से क्रियाशील बना रही है। सीने के मध्य में अंगुष्ठ मात्र प्राण ज्योत देखने का प्रयास करेंगे। सभी व्याधियां दूर हो रही है ऐसी कल्पना करेंगे। मन शांत हो रहा है, बुद्धि तेज हो रही है। मनोकायिक बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, बीपी है, वो कंट्रोल में आ रहे हैं। डायबिटीज़ और हृदय रोगी जो है उनके लिए ये क्रिया बहुत ही फायदेमंद है। ओंकार से जो कंपन हमारे मस्तिष्क में पैदा होते हैं उससे पिट्यूटरी और पीनियल जैसी जो मास्टर ग्लैंड्स है, जो बाकी की 9 ग्रंथि संस्थाएं को कंट्रोल करती है, वो अच्छे से एक्टिवेट हो रही है। कंठ दोष, स्वर दोष दूर हो रहे हैं। निद्रानाश के विकारों में ये क्रिया बहुत ही फायदेमंद है। फिर से तो ओंकार का उच्चारण हमें करना है। भरिए पूरक। ओंकार शुरू। भरिए पूरक। ओंकार शुरू। शांत शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। ज़्यादा देर घर्षण करेंगे, उष्णता पैदा होने दीजिए। दोनों हाथों को अपनी आँखों पे रखेंगे, उस उष्णता को महसूस करिए। फिर धीरे धीरे वो हाथ पूरे शरीर पर घुमा देंगे और धीरे धीरे आँखें खोलेंगे। थोड़ी देर एक जगह पर स्थिर बैठने से, एक कार्य स्थिरता से करने से मन शांत होता है। तो यही ओंकार के फायदे हैं। बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। जैसा जैसा अनुभव लेंगे वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि योग ये अनुभव का शास्त्र है। मैं कहूँगी आप सुनोगे, इतने से नहीं होगा, तो ये अनुभव की बात है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग घर पे भी ये प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ये विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। ओंकार और उज्जयी जो क्रिया हमने देखी, उससे शरीर में उष्णता पैदा होती है। अभी यही बढ़ी हुई उष्णता को कम करना भी अत्यावश्यक होता है। उसके लिए ही आगे की क्रिया हमें सहायक होती है। तो आगे की क्रिया के लिए मैं शोभा दयालकर जी को यहाँ पे बुलाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। परम पूज्य हठ योगी निगम गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम शरीर की उष्णता कम करने वाली कुछ क्रियाएं यहाँ पे देखेंगे और इनके साथ करेंगे भी। यहाँ पे जो कि कूलिंग ब्रीथिंग है, शीतली, शीतकारी और वायुसार।
जो हमें श्रेया मैडम और कालिंदी मैडम यहाँ पे उसका प्रात्यक्षिक दिखाएंगे, फिर हम लोग वो देख के करेंगे। सबसे पहले शीतकारी क्रिया देखते हैं। पद्मासन में बैठेंगे, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रहेगा, सावधान अवस्था। ये मुंह से रेचक पूरक करके करने वाली क्रिया है। सबसे पहले रेचक और दांतों को मिचकर दांतों के पीछे जीभ लगाएंगे और दांतों की दरार से सी सी आवाज करते हुए दीर्घ पूरक भरेंगे। मुंह बंद करेंगे, नाक से दीर्घ रेचक करेंगे। जब हम लोग क्रिया चालू रखेंगे, जब हम लोग ये क्रिया करेंगे तब एक ध्यान रहे कि पेड़ू स्थान से कंठ तक दीर्घ पूरक करना है। और जब हम बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तब मुंह से स्वाभाविक ऐसे आवाज़ जो निकलती है, इस तरह से स्वाभाविक आवाज़ निकलती है, ऐसी आवाज़ करनी है। मुंह बंद करके नाक से दुगना रेचक करना है। ये क्रिया 5 से 6 बार करें। स्टॉप। 5 से 6 बार ये क्रिया करनी है। जैसे कि इस क्रिया से शरीर में शीतलता निर्माण होती है, तो ये ठंडी के दिनों में कम करें, गर्मी के दिनों में ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी है, जो जैसे कि दमा, ब्रोंकाइटिस जैसे कफिकाग्रस्त साधक है, वो क्रिया ज़्यादा मात्रा में नहीं करनी है उनको। और इसके लाभ क्या है हमारे लिए? तो इसके लाभ यह है कि हमें अल्सर, एसिडिटी, सीने में जलन, क्षय, कड़की जैसे विकार है, जैसे पीलिया और आंतों की सूजन, इन सब विकारों में ये लाभकारी क्रिया है। जैसे दांतों के विकार, मसूड़े के विकार, पायरिया जैसे विकार इससे कम हो जाते हैं। और हमारे मुहासे, उष्णताजन्य विकार जो होते हैं, मुहासे, पिंपल जो आते हैं, वो भी इससे कम हो जाते हैं। अभी ऐसी ही दूसरी क्रिया है शीतली क्रिया, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। वो भी पद्मासन में बैठ के ही करनी है। सावधान। सबसे पहले रेचक करें और फिर जीभ को बाहर निकालें। जीभ की पुंगली बनाएं, यानी कोवे की चोंच की तरह गोलाकार जीभ बना के दांत के बीच में पकड़नी है और जीभ के बीच से दीर्घ पूरक करना है। मुंह बंद करें और फिर नाक से दीर्घ रेचक करें। जब किसी की अगर जीभ की पुंगली नहीं बनती है तो जीभ को ऊपर तालू से लगाएं और मुंह खुला रखकर दीर्घ पूरक करें। फिर नाक से दीर्घ रेचक करें। यह भी क्रिया 5 से 6 बार करनी है। स्टॉप। 5 से 6 बार करनी है और फिर रुके, क्योंकि ये भी इसमें भी वही शीतलता निर्माण हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों में ज़्यादा गर्मी के प्रॉब्लम है तो वो ये साधक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने इसमें देखा कि इस क्रिया में हम जीभ का आकार गोलाकार बनाते हैं, कोवे की चोंच की तरह, इसलिए इसको काक मुद्रा या काकी मुद्रा भी कहते हैं। और वैसे ही इस क्रिया से कुछ समय के लिए अपने शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है, इसलिए इसको प्यास लड्डू भी कहते हैं। अगर ज़्यादा प्यास लगे, आसपास पानी ना हो, तो हम लोग ये क्रिया कर सकते हैं। तथा बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे तब भी हम लोग ये क्रिया कर सकते हैं। उष्माघात में भी ये दोनों क्रियाएं बहुत लाभकारक हैं, इसलिए दोनों क्रिया के लाभ भी सब समान हैं। अभी आगे की क्रिया है जो हमारे पाचन संस्था से निगडित है, वायुसार। हमारे योग शास्त्र में अग्नि, जल, वायु, इन पंच महाभूतों के 3 तत्वों से शरीर की शुद्धि की जाती है। इसी प्रकार बाहरी वायु को शरीर में भरकर शरीरांतर्गत वायु से संयोग करके शुद्धि की जाती है, उसको वायुसार या अंतर्धोती भी कहते हैं। वो क्रिया हम लोग पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ के हम लोग ध्यान के समय कर सकते हैं, लेकिन जब हमें खाना खाए और खाना खाने के बाद वज्रासन में ये क्रिया अगर बैठ के करते हैं तो इसके बहुत लाभ मिलते हैं। तो हम लोग देखेंगे और हमारे साथ करेंगे भी ये क्रिया। सावधान। रेचक। अभी ओठों का हम लोग ओ कहते हैं, उस तरह गोलाकार चंबू बना लें और
बाहर सीटी बजाने समान बाहरी वायु को ज़्यादा से ज़्यादा मुंह के भीतर खींचना है, दीर्घ पूरक करना है, मुंह बंद करना है और वो हवा को निगल जाना है। हवा निगलने के बाद पेट थोड़ा आगे निकालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा पेट के अंदर जा सके। फिर नाक से दीर्घ रेचक करना है। देखिए ओठों का चंबू बनाएंगे, हवा निकल जाएंगे, फिर नाक से दीर्घ रेचक करेंगे। इस प्रकार ये क्रिया 8 से 10 बार करनी है। उसके पश्चात पेट पे गोलाकार हाथ घुमाएं। पेट पे हाथ गोलाकार घुमाएंगे 5 से 6 बार। क्रिया होने के बाद हमें जल्दी से डकार आ जाती है। जो साधक वात प्रकृतिग्रस्त साधक होते हैं उनको बहुत जल्दी डकार आ जाती है। अगर ज़्यादा डकार आने लगे तो आराम से लेटना है। सीधे लेटकर पेट पे हाथ घुमाते रहिए, बहुत तुरंत आराम मिल जाता है। अभी इस क्रिया के लाभ क्या है? तो इस क्रिया से हमने देखा बाहरी वायु को हम लोग अंदर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु का प्रमाण हमारे पेट में बढ़ता है और पचन क्रिया में सुधार आता है तथा अल्सर, सीने में जलन, एसिडिटी, इन विकारों में भी इससे लाभ पहुंचता है। पेट की गैस की तकलीफें दूर होती है, पेट के स्नायु इससे मजबूत हो जाते हैं और हमारे आंतों की अच्छे से सफाई होती है और भूख भी अच्छी लगती है, पचन संस्था की शुद्धि होती है। इस प्रकार ये तीनों क्रियाएं बहुत लाभकारक है जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अभी आगे वैशाली कर्णे मैडम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानकारी देंगी जो कि हमारी नाड़ी शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग को देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। परम पूज्य हठयोगी श्री निगम गुरु जी के पावन स्मृति को मेरा वंदन और आप सभी साधक और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज हम अनुलोम विलोम श्वास प्रश्वास एक क्रिया के बारे में जानेंगे। एक्चुअली हमारे संस्था में प्राणायाम अर्थात हम कुंभक प्राणायाम भी रेफर करते हैं। तो ये है अनुलोम विलोम श्वास प्रश्वास हमारे लिए, लेकिन जनरली ये प्राणायाम करके बाहर सभी लोग जानते हैं। श्वास प्रश्वास मतलब क्या? एक जनरल क्रिया जो हमें पता भी नहीं चलती, हम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या है? इसमें कंट्रोल रहता है मन का। मन की जागरूकता के साथ हम ये क्रिया करते हैं। हम जो नेचुरल श्वास प्रश्वास रहता है उसमें हम रेचक और पूरक यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट का टाइम का कुछ लिमिट नहीं रहता, लेकिन ये मन की सजगता के साथ रहता है। इसमें जो हम ब्रीद इन करेंगे या फिर ब्रीद आउट करेंगे उसका एक लिमिटेड टाइम रहेगा, तो उसकी हम मन की पूरी जागरूकता के साथ इसे करेंगे। ये है अनुलोम विलोम श्वास प्रश्वास के लिए। अष्टांग योग है, उसमें हर एक जो अंग है वो जो पहला अंग है वो दूसरे अंग का प्रिपरेटरी ये रहता है, अंग रहता है। तो जैसे हमने पहले अष्टांग योग देखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारा एम है समाधि के टूवर्ड्स, हम फर्स्ट स्टेप से जाने वाले हैं। सो हमारी बेसिक शुद्धि क्रिया और यम नियमों के तत्वों के दृढ़ पालन से हमारी मन की और शरीर की शुद्धि हो जाती है। आसनों से हमारा मन सशक्त बनता है, हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, सारे सिस्टम्स है, मोस्टली नर्वस सिस्टम, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके बाद जो हम क्रिया करते हैं वो है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करते हैं? हम कंट्रोल करते हैं। तो उस पर हमारे थोड़े से फेफड़ों पे, हृदय पे थोड़ा तनाव आ सकता है क्योंकि हमें आगे जाके उसका स्ट्रेंथनिंग करना है। तो वो करने के लिए हमारे आसनों से हमें वो स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो हम प्राणायाम अभी देखेंगे, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले अभी आप सबको पता चला है कि प्राणायाम या फिर कोई भी श्वासन क्रिया करनी है तो आप मोस्टली अगर आइडियली पोजीशन है पद्मासन की, लेकिन एज पर अपने अपने कैपेसिटी से हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन कोई भी इसमें कर सकते हैं। तो आइडियल पोजीशन के लिए हम बैठेंगे पद्मासन में। बैक रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स्ड, फेस रिलैक्स्ड। हम लेफ्ट हैंड जो है वो रहेगा ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड नासिकाग्र मुद्रा। नासिकाग्र मुद्रा पहले दिखाएंगे। नासिकाग्र मुद्रा में हमारा जो तर्जनी और मध्यमा है उसे फोल्ड करना है। जो राइट थंब रहेगा वो हमारी राइट नोस्ट्रिल बंद करने के लिए,
एंड लिटिल फिंगर एंड अनामिका, वो जो दोनों रहेंगे वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें। जो अग्नि का प्रतीक है वो सूर्य नाड़ी बंद करेगा, और जो पृथ्वी और जल का प्रतीक है वो चंद्र नाड़ी बंद करे। ये इसका ये रहेगा। ओके, हाँ, आंखें बंद रहेंगी। पहले सूर्य बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद, सभी लोग किए तो भी चलेगा। देन 1 मिनट पहले हम सभी लोग एक बार ये मुद्रा दिखाएंगे। हाँ, ओके, पहले पूर्ण रेचक करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद, चंद्र से पूर्ण पूरक करना है, चंद्र बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य से रेचक करना है। अभी 1-2 सेकंड बाह्य कुंभक में रुक के सेम नॉस्ट्रिल से सूर्य से फिर से पूरक करना है। पूरी श्वास भरनी है, पूर्ण पूरक, राइट नॉस्ट्रिल बंद, सूर्य बंद, चंद्र से धीरे से प्रश्वास करना है, लंबा रेचक करना है, स्लोली करना है। अभी बाह्य कुंभक 1-2 सेकंड से फिर से पूरक करना है, सेम नॉस्ट्रिल से चंद्र से पूरक करेंगे, चंद्र बंद, सूर्य से धीरे से रेचक करना है। क्रिया जारी रखेंगे। इसमें हमारा सिर्फ नासिका मार्ग बंद हो सके इतना ही प्रेशर हमें नासिका पे डालना है, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली हम क्या करेंगे, जितना हम पूरक करते हैं उतना ही हमें रेचक करने की इनिशियली करेंगे, लेकिन आगे हमें जब हम आगे प्राणायाम टुवर्ड्स ये जाएंगे कुंभक प्राणायाम, तो हमारा रेचक दुगना होना चाहिए। ऐसा आइडियली जो रेशो रहता है ना प्राणायाम का, वो वैसे रहता है। तो इसलिए जितना इनहेल करते हैं उससे डबल टाइम हमें आगे जाके एक्सहेल करना है। इनिशियली हम जितना समान रखेंगे, इनहेल और एक्सहेलेशन दोनों समान रखेंगे। क्रिया जारी रखनी है। हमने क्या किया था, पहले राइट नॉस्ट्रिल बंद की थी, लेफ्ट से इनहेल किया था, ये स्टार्ट किया था। हमारा एंड एक आवर्तन का कब होगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे हमें रुकना है। तो हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना शुरुआत की थी, तो वहाँ से जब एक्सहेल आउट होगा तभी वो एक आवर्तन कहलाएगा। इसलिए जब सूर्य बंद चंद्र से पूरक रहता है, चंद्र बंद सूर्य से रेचक, ये आधा रहेगा। सो इसलिए जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हो, चंद्र से एक्सहेल करते हो, तभी आपकी ये क्रिया पूर्ण एक आवर्तन कहते हैं उसे। अभी इसलिए हम जब हमें ये क्रिया रोकनी है, तब हमें चंद्र से रेचक करना है। चंद्र से पूर्ण रेचक करते हुए हम रेचक करके रुक जाएंगे। रिलैक्स। अब आपको जब इच्छा होगी तब आंखें खोलेंगे, तब तक आप आंखें बंद रख सकते हैं। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक्चुअली ये प्राणायाम समशीतोष्ण है, सभी ऋतु में आप कर सकते हो। इस शरीर से हमारे जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, इनका संतुलन हो जाता है, शरीर समकाय बनता है, शरीर में प्राण वहन बढ़ जाता है, इसलिए हमारी त्वचा भी तेजस्वी होती है, त्रिदोष दूर हो जाते हैं। और ये प्राणायाम है जो आने वाली क्रियाओं का बेसिक प्रिपरेटरी है। तो उसमें जब हमारी दोनों नाड़ियाँ, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, अगर प्राण का वहन समसमान हो, तो आगे जो भी आप योगिक क्रिया करोगे तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। मीन्स आपकी जो दोनों नाड़ियाँ अगर आपकी समान चली, तो ऐसे में की गई हुई कोई भी योग की क्रिया है ना, बहुत बेनिफिशियल रहती है। इसलिए ये क्रिया बहुत बेसिक है और इसे अच्छे से करना चाहिए। ये तो सभी है कि सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन 1-2 इंस्ट्रक्शंस की जहाँ पे आप अंडर गाइडेंस करोगे तो और बेनिफिशियल रहेगा। मीन्स अगर कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और उनका लास्ट ट्रिमिस्टर है, तो अगर वो अंडर गाइडेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रिटेंशन जो रहेगा सांसों का, वो ज़्यादा एक तो प्रोलॉन्ग नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन के साथ, गाइडेंस के साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। और जो हृदय विकारग्रस्त है या फिर दमा अस्थमा के जो पेशेंट्स है, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अच्छा रहता है। एंजाइटी वाले विकारग्रस्त अगर कोई है
उनको आंखें बंद करके अगर वो कंफर्टेबल है तो ठीक है, फिर वो कर सकते हैं। अगर वो डिस्कम्फर्टेबल फील करेंगे आंखें बंद करके ब्रीदिंग का, तो आंखें खोल के करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अभी आगे वाली इसी क्रिया में हम आगे जाएंगे, वो क्रिया है भ्रामरी, और उसके लिए हमारे संजय चौधरी सर आएंगे, वो आगे वाली क्रिया आपको बताएंगे। धन्यवाद। हरिओम। थैंक यू वैशाली जी। इस वर्कशॉप के आखिरी दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू भ्रामरी प्राणायाम, और उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। 5 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे इस पूरे वर्कशॉप को। तो भ्रामरी प्राणायाम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों को, बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग जीते हैं। छोटे बच्चे से भी आप पूछोगे तो बोलेंगे बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो इस तरह के जो मनोकायिक समस्याएं हैं, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम लोग साथ साथ में करते हुए चलेंगे। आप पोजीशन ले लीजिए भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा का। दोनों हाथों के अंगूठे को आप कान के अंदर डालिए, दोनों इंडेक्स फिंगर को आईज के ऊपर डालिए, दोनों मिडिल फिंगर को अपर नोज पे, दोनों छोटी उंगलियों को दोनों लिप्स के ऊपर और नीचे डाल करके रेचक करेंगे। भर लीजिए पूरा। While exhalation, you try to create a sound of humming. Maximize your breathe out. उस साउंड को सुनते रहिए, पूरा अटेंशन आपके साउंड के ऊपर ही होगा। इनहेल, एक्सेल विद भ्रमर गुंजन। रेचक करते करते आप आवाज निकाल। One more time, inhale and exhale with humming sound, deep humming sound. This sound gives you soothing effect on your nervous system or your brain. हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद ही रखिए। यहीं पे हम शांति पाठ करेंगे। मैं सारे ट्रस्टीज़ को भी बुला लेता हूँ, आप आइए, सामने बैठिए, और हम सब एक साथ शांति पाठ करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो उसके बाद में आप पूछ सकते हैं। शांति पाठ के लिए वज्रासन में आइए सभी लोग, आंखें बंद ही रखिए। 2 बार ओमकार करेंगे। दो बार ओमकार करेंगे। रेचक भरिए पूरा। पूरा दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों का घर्षण करिए, हथेलियों को गर्म होने दीजिए। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह घर्षण करके अपने आंखों पर ले चलिए। फील द हीट, उष्णता जो निर्माण हुआ है उसे फील करिए। एक बार फिर से दोनों हाथों का घर्षण। इस बार दोनों हाथों को अपने पूरे चेहरे पर घुमाइए। मसाज योर फोरहेड, योर चीक्स। 1 more टाइम, दोनों हाथों का घर्षण। और इस बार अपने पूरे चेहरे पर घुमाते हुए, पूरे शरीर पर घुमाते हुए धीरे 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 दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए।
सहजता से आंखें खोल दीजिए और रिलैक्स, कम आउट फ्रॉम द वज्रासना। सो दैट इज ऑल इन टुडेज वर्कशॉप ब्रीदिंग अवेयरनेस। बैठे रहो, अभी उठना नहीं है। हमारी संस्था के कुछ किताबें हैं जो वहाँ बाहर रखी हुई है, अगर किसी को ज़रूरत हो वहाँ से ले सकते हैं। बिफोर गोइंग टू एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू सेंस 22 योगा वंस अगेन श्री शैलेश जी फॉर प्रोवाइडिंग सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू SAYN। एक बार जोरदार तालियों से शैलेश पाटिल जी का धन्यवाद करते हैं। श्री अंबिका योग निकेतन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको सबको साधक और योग सेवक लोगों को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। जो ऊर्जा आपने यहाँ इस हॉल में जनरेट की है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। जो ओम उच्चारण हुआ और सबसे सही बात मतलब जो ऑथेंटिक योगा, जो सही योग सिखाते हैं वो बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि YCB में जो ऑनलाइन चीज़ें बहुत होती है लेकिन ऑफलाइन फिजिकली, इसे कहते हैं iTube, एक होता है दुनिया YouTube, राइट। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। संजय जी तो मेरे अपने फाउंडिंग मेंबर्स हैं सेंस-फ्लूइडिटी योगा के। ऐसे हम 6 टीचर्स हैं जिन्होंने सेंस-फ्लूइडिटी योगा की हमने संकल्पना और कल्पना की थी और यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचने का जो ताकत दी है वो संजय जी के हमारे संगत से ये इतना बड़ा ऊर्जा यहाँ पे डेवलप हुआ है। जब हमने टीचर ट्रेनिंग कोर्स का जब अनाउंसमेंट किया तभी भी संजय जी ने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि कई सारे माइनर इश्यूज चीज़ें होती हैं। ये YouTube और सस्ताग्राम के कारण बहुत ही कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो यहाँ पे संजय जी का ज्ञान, उनकी जो लगन योग की तरफ की जो एक पढ़ाई है वो हमें बहुत काम में आई। आप बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, यू आर ब्लेस्ड कि ऐसे वरिष्ठ लोग योग में जो काम कर रहे हैं, संजय जी काम कर रहे हैं, आपको फिजिकली मिलने को आपको हो रहा है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी। आप मानेंगे नहीं, ये जो संकल्पना थी कि हमें योगा लाइफ करना है, ये 1.5 साल पहले हुई थी। उसे 20 दिन लगे हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिर्फ मात्र 20 दिन। लेकिन जिस तरह मुझे अनएक्सपेक्टेड सोर्स से जो मदद आई, मुझे तो इनके तो पता ही था, लेकिन संजय जी ने जो आज हौसला बढ़ाई है, उन्होंने बस करके इधर आइए आप सब लोग, इसके लिए बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद। और सब मुस्कुराहट, जो हैप्पीनेस, जो ऊर्जा आपने क्रिएट की है वो मतलब अतुलनीय, बहुत ही मतलब देयर इज नो वर्ड्स फॉर इट। ओके, तो मैं एक ट्रॉफी देना चाहता हूँ ये बहुत ही स्पेशल ट्रॉफी है। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफी। बहुत सारे जो उनको ट्रॉफी है, अवार्ड्स हैं, लेकिन ये पहली बार हम पहली ट्रॉफी मेरे प्रिय मित्र संजय कुमार जी दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये माध्यम था तो हम ये संकेतन के लिए है। दिस इज अ योगा लाइफ, फर्स्ट योगा लाइफ ट्रॉफी टू अंबिका योग निकेतन। ये इवेंट अब दिसंबर में जाएगा विले पार्ले, नवी मुंबई, पुणे, नासिक और योगा लाइफ का हम फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। उसमें आपकी भागीदारी रहेगी, ये मुझे 100% मालूम है, राइट। और एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि जिस लगन से आप कर रहे हो, छोटे भी है, बड़े भी है, और आप जिस इनोसेंस से इनको बिलीव किया, वहाँ मुझे तो मिले नहीं थे आप, बराबर। कई लोगों ने कहा ऐसे शैलेश जी वहाँ है, कुछ योगा लाइफ हो रहा है, पता नहीं हॉल कैसे दिखता है। फिर राणे साहब से मेरी बात हुई थी बीच में, हो मला माहिती है तो हॉल कैसा है, मला जाऊन बघायचं है, यू नो। बट बाद में उन्होंने बोला चलो ठीक है, बात हो गई, छोड़ देते हैं। और आपने उस विश्वास से इधर आए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। एंड ट्रस्ट इज अ बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रेस। और जब आप बोलते हैं ना सरेंडर, जैसे घंटाली मित्र मंडल, आप ना यू सरेंडर टू योर टीचर्स, ये बहुत जरूरी है अगर आगे बढ़ने के लिए। तो ये ट्रस्ट आपने दिखाया हम पे, इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे कुछ देना है कि मैं थोड़ा आपके